Okay, now we are about to start with 12th physics, chapter number 6, पेज नंबर 140. ठीक है, एंड राइट हैंड साइड में 6.6 फोर्स, सॉरी, फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन. हम लोगों को ये देखना है. ठीक है, 6.6 पहला क्या है, फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन. फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन. ठीक है, वाइब्रेशन देखना है, या फ्रीक्वेंसी भी बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि जो चीज़ वाइब्रेट करती है उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है. ठीक है, फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन है ना, ये पी आ रहे हैं ना, वाइब्रेशन. ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिए. फ्री वाइब्रेशन को समझाने के लिए सबसे पहला फोर्स्ड वाइब्रेशन समझेंगे. देखो, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, झूला. कोई भी चीज़ अगर हम लोग उसको फोर्स देते हैं, एक्सटर्नल फोर्स देते हैं, और कंटिन्यूसली उसको फोर्स देते रहते हैं ताकि उसकी कोई एक स्पीड या एक वाइब्रेशन मेंटेन हो सके. समझ में आया? झूला जब हम किसी को देंगे तो कंटिन्यूसली देते रहेंगे. ऐसे वाइब्रेशन को या ऐसी फ्रीक्वेंसी को फोर्स वाइब्रेशन या फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा. इतना समझा? अरे समझा कि नहीं, शॉर्ट में बता रहा हूँ. उसके बाद आता है फ्री वाइब्रेशन. फ्री वाइब्रेशन मतलब क्या, किसी भी चीज़ को आप अगर एक बार पुश करते हो तो फ्री वाइब्रेशन. याद रखो, फिर फ्री वाइब्रेशन मतलब क्या, जैसे कि आपके बुक में ही दिया हुआ है कि सपोज करो एक सिंपल पेंडुलम है. ये क्या है, रिजिड सपोर्ट है, सिंपल पेंडुलम है. ठीक है, एक बार उसको साइड में कर दो, समझ में आया, ऐसा साइड में कर दो, खींच दो और छोड़ दो. अब बोलो इसको बार बार फोर्स देने की ज़रूरत है? नहीं, ये पेंडुलम हिलता रहेगा. याद रखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, अगर इसको एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर ना पड़े तो सच में ये फिर मूव होता ही रहेगा. लेकिन नो डाउट आहिस्ते आहिस्ते इसकी एनर्जी स्लो डाउन होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी. क्यों? क्योंकि बाहर के एक्सटर्नल फोर्सेस इसको रोकेंगे और आहिस्ते आहिस्ते ये कभी ना कभी स्टॉप लाएगा. जो ऐसा, याद रखो, ऐसा वाइब्रेशन जो सिर्फ एक बार फोर्स देने पर शुरू हो और जो भी है वाइब्रेट करते करते वो एंड पर आ जाए ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्सेस, इसको बोलेंगे फ्री वाइब्रेशंस. बोले समझा? और इसकी फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे फ्री फ्रीक्वेंसी. बोले समझा कि नहीं समझा? फोर्स्ड और हाँ, ठीक है. नेचुरल, सॉरी, फ्री वाले को क्या बोलेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी. उसके क्या बोलते हैं इसका नाम, फ्री वाइब्रेशन के फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी. मैंने फ्री फ्रीक्वेंसी बोला था, सॉरी. इतना समझा आप लोगों को? देखो यहाँ पर पेज नंबर 140, अभी बुक के हिसाब से देखेंगे. ठीक है, पेज नंबर 140, इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर बोला गया एक वर्ड खाली उसने नहीं बोला, मेरे हिसाब से वो वर्ड होना चाहिए था कि आफ्टर अप्लाइंग फोर्स एट वंस. ठीक है, देखो पहली 3 लाइन देखो. अ फ्रीक्वेंसी एट विच एन ऑब्जेक्ट टेंड टू वाइब्रेट व्हेन हिट प्लग्ड, यानी बोला है उसने. ठीक है, और somehow disturbed is known as, लेकिन at once मतलब क्या, सिर्फ एक बार ही उसको हम लोग या तो प्लग करेंगे. प्लग क्यों बोला गया है? अगर स्ट्रिंग है या गिटार है, एक बार ट्रिंग करेंगे वो खुद से वाइब्रेट होगा. उस हिसाब से उसने वो बोला है कि प्लग किया है. हिट मतलब क्या, जैसे कि ड्रम है, ड्रम ढंग करके मारेंगे, या बेल है, घंटी है, तो क्या हो जाता है, वो वाइब्रेट होती है उसके जो भी है इंस्ट्रूमेंट. समझ में आया? वो हो जाता है. या समहाउ डिस्टर्ब मतलब क्या, ये इसके लिए बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये फ्रीली मूव करेगा. और इसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलेंगे. इतना समझा? ठीक है, वही चीज़ उसने यहाँ पर बोला है. सेकंड, इसमें देखो उसने ये एग्जाम्पल दिया है जो डायग्राम मैंने बनाया, उसी के अंदर सेकंड पैराग्राफ में क्या बोला है कि सिंपल पेंडुलम जो है उसको अगर हम लोग एक बार पीछे करेंगे, यानी एक बार साइड में करेंगे और छोड़ देंगे, तो वो क्या करेगा, वो मूव करता जाएगा. और उसके आगे बोला गया है कि ये मूव करता जाएगा लेकिन अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मूव करता जाएगा, और ऐसे मूवमेंट को या वाइब्रेशन को फ्री वाइब्रेशन बोलेंगे. लेकिन ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक जो सराउंडिंग के जो प्रेशर होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस वजह से इसकी एनर्जी आहिस्ते आहिस्ते लॉस हो जाएगी और ये कभी ना कभी स्टॉप कर देगा. लेकिन फोर्स में ऐसा नहीं है, जब तक आप कंटिन्यूसली फोर्स लगाते रहोगे वो चीज़ मूव या वाइब्रेट करते रहेगी. देखो वही सारी चीज़ें बोला गया है. लास्ट पैराग्राफ में इसने बोला है, ठीक है,
देखो यहाँ बोला गया है इन द फ्री, तीसरे पैराग्राफ में, इन फ्री वाइब्रेशन द बॉडी एट फर्स्ट इज गिवन एन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत ज़रूरी है, यानी मैं बोला ना एट वंस आपको उसको कुछ ना कुछ अपने तरफ से एनर्जी देना पड़ेगा, खुद से मूव नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो वो मूव किया, उसके बाद उसको छोड़ दो उसके हाल पर, वो है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और ऐसे वाइब्रेशन को बोलेंगे क्या? फ्री वाइब्रेशन। एकदम सिंपल, समझ में आ गया? एकदम सिंपल है ये, ठीक है। और वही सारी चीज़ें देखो वो बोला है लास्ट पैराग्राफ में, कंटिन्यू हुआ है फोर्थ पैराग्राफ में। इतना समझा? ठीक है। और देखो ये भी बोल रहा है कि जैसे जैसे अपनी एनर्जी लॉस करेगा डेफिनेटली उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। पहला इतना होता था, सपोज करो 2 मीटर जितना होता होगा या 2 सेंटीमीटर जितना होता होगा, फिर बाद में 1.5 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 0.5 हो जाएगा, बाद में रुक जाएगा। समझ में आया? इधर भी और इधर भी, समझ में आया? तो ये क्या हो जा रहा है कि जैसे जैसे एनर्जी कम होती जा रही है एम्पलीट्यूड भी कम होते जा रहा है। समझा? फ्री का समझा? अब फोर्स वाले का क्या एग्जांपल दिया था मैंने? जैसे कि झूला दे रहे किसी को, कंटिन्यूसली वही देते रहेंगे तब तो उसको क्या बोला जाएगा? बोला जाए फोर्स वाइब्रेशन बोला जाएगा। बोला समझा कि नहीं समझा? अब ज़रा ध्यान से सुनो, इसके अंदर एक और चीज़ उसने ऐड किया है फोर्स्ड वाइब्रेशन में। इसने एक और चीज़ ऐड किया है, वो है क्या? रेजोनेंस। अब देखो ये रेजोनेंस क्या होता है, ज़रा ध्यान से सुनो। नहीं ध्यान से सुनो, बार बार नहीं, ध्यान से सुनो। क्या हो जाता है, कोई भी मटेरियल, एक स्ट्रिंग है, उसको आप ऐसा एक बार डिंग करो, ऐसा यानी आवाज़ करेगा वो, और फिर वो खुद से कुछ देर के लिए वाइब्रेट होते रहेगा और आहिस्ते ये फ्री वाइब्रेशन करेगा, उसके बाद रुक जाएगा। सपोज करो उसकी टेंडेंसी, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको ना रोके तो जो नेचुरल वाइब्रेशन करते रहेगा या फ्री नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जो वाइब्रेट करते रहेगा, सपोज करो वो है क्या? 5 हर्ट्ज़। कितना है? 5 हर्ट्ज़ के इस पे वो वाइब्रेट करता रहेगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। फ्री वाइब्रेशन या नेचुरल फ्रीक्वेंसी, if natural frequency will be equal to the forced vibration। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनो। कोई भी चीज़ है उसकी अपनी एक टेंडेंसी है कि एक बार उसको डिस्टर्ब करे तो वो एक फ्रीली वाइब्रेट करने लगेगा, वो उसकी ओन है। ओन मतलब क्या? आप कितना भी ज़ोर का करो, कितना भी ज़ोर का करो, वो ज़ोर का होएगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपने हल्का सा भी करे तो वो एक हल्का सा वाइब्रेट होएगा, और वो वाइब्रेशन चलता रहेगा कब तक? जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स उसको रोक ना ले। ठीक है, ऐसे इसको बोलेंगे फ्री वाइब्रेशन, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस वो चलता रहेगा। ठीक है, सपोज करो वो ज़्यादातर 5 हर्ट्ज़ के फ्रीक्वेंसी से वो मूव करती है। कौन सी? वो स्ट्रिंग। ये कितनी है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 हर्ट्ज़ वाइब्रेशन के लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वो फोर्स्ड जो वाइब्रेशन है वो अगर मैं वो भी 5 हर्ट्ज़ के जितना दूँ, तो समझ में आ रहा है? फोर्स जो दे रहे वो भी 5 हर्ट्ज़ का, और उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी कितनी है? 5 हर्ट्ज़ की। अगर ये दोनों मैच कर गई, ऐसी कंडीशन को रेजोनेंस बोलते। समझा? ऐसी कंडीशन को बोलेंगे क्या? रेजोनेंस। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, पेज नंबर 141 लेफ्ट हैंड साइड में देखो, यहाँ पर रेजोनेंस करके लिखा है, बहुत नीचे है। If the frequency exactly matches, it is termed as a resonance and the amplitude of और उस टाइम पे उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम होता है। कुछ समझा? नहीं समझा? और फिर उसके बाद नीचे वाले पैराग्राफ में क्या बोला है कि अगर कोई एक चीज़ वाइब्रेट होती रहती है, कोई एक चीज़ ऑसिलेट होती रहती है या वाइब्रेट होती रहती है, वो अपने बाजू वाले को भी मूव करवाती है या वाइब्रेट करवाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल अपने पिछले वाले चैप्टर में देखे थे, ऑसिलेशन में एक रस्सी पे अलग अलग पेंडुलम्स बांध दिए और किसी एक को वाइब्रेट कर दिए, तो वो क्या करता है? अपने स्ट्रिंग के ज़रिए से बाजू वाले के अंदर वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, फिर वो भी मूव करने लगता है। बराबर है कि नहीं? तो याद रखो, वो यही बोल रहा है कि अगले वाले पैराग्राफ में कि एक ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट करता है वो अपने बाजू वाले को भी वाइब्रेट करवाना शुरू करेगा। कब? जब उसकी फ्रीक्वेंसी उसके फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, तो वो भी ऑसिलेट करना शुरू करेगा और ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ऐसा ये बोला है इधर पे। अभी आता है 6.7 हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन। हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन, तो लोगों ये समझा? फोर्स वाइब्रेशन,
ठीक है। खाली रेजोनेंस का ये याद रखो कि उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी की जो भी हद रहेगी उतनी ही सेम फ्रीक्वेंसी से अगर हम लोग ने फोर्स्ड लगाकर उसको वाइब्रेट करने लगे तो तब हम लोग बोलेंगे कि रेजोनेंस मैच हुआ। उस टाइम पे उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। समझ में आया? ये नॉर्मल की बात है। आप चाहे तो बहुत ज़ोर ज़ोर का झूला दे दे के भी वो एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। ये नहीं, ये नॉर्मल की मैं बात कर रहा हूँ, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा तब। अभी आता है क्या? हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन। एक मिनट, इसके ऊपर कुछ रखना पड़ेगा। अब जरा शाबाश, बस अब कुछ नहीं होगा। अभी देखो हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स, ये याद रखना। अभी इसके बारे में क्या है देखो, मैं जो कहता हूँ ना उसके ऊपर ध्यान दो। इंडिया की करेंसी क्या है? रुपया। बोलो रुपया। हाँ रुपया बोलते हैं अपन, या रुपीस, इंग्लिश में बोलेंगे रुपीस। रुपया हो गया, हो गया। हमारा बेसिक या मिनिमम कितना है? 1 रुपया। अभी फ़िलहाल कितना है? पहले 4 आना 8 आना था, है ना, और उसके नीचे और भी था अपने अब्बा के ज़माने में। फ़िलहाल क्या है? 1 रुपया इज़ आवर बेसिक, बराबर है। अगर 1 रुपया नहीं है तो आप 1 करोड़ भी नहीं गिन सकते। अगर 1 रुपया में निकालूँ 1 करोड़ में से, एक मिसाल के तौर पे, तो वो 1 करोड़ कंप्लीट होगा? नहीं होगा। इसका मतलब हमारा बेसिक ये है। तो याद रखो, इसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल। फिलहाल मैं करेंसी बोल रहा हूँ। फंडामेंटल क्या है? करेंसी। कुछ समझ रहे हैं आप लोगों को? ये फंडामेंटल है, ये बेसिक है। इससे नीचे और कुछ भी नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या है? ये फंडामेंटल, ठीक है। करेंसी, फिलहाल मैं करेंसी बोल रहा हूँ। अरे समझा कि नहीं समझा? अब अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ, इसको मैं एन लेता हूँ, इसको मैं एन लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता जाऊँ, ठीक है, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करता जाऊँ, मतलब क्या? इंटू 2, ये एन इंटू 1 था, ठीक है, यानी 1 इंटू 1 1 ही होगा। फिर एन इंटू 2 तो क्या रहेगा? 2 रुपीज़। वैसा ही एन इंटू 3 क्या रहेगा? 3 रुपीज़। वैसा ही 3 इंटू 4 रहेगा तो क्या रहेगा? ऐसा करते करते 100 रुपीज़। अगर मैं एन इंटू 100 करूँ तो सही 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 बोलो, सही कि नहीं? ध्यान से सुनो। पहला वाला जो है उसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल करेंसी, नोट के हिसाब से या अपने करेंसी के हिसाब से। और उसके बाद चाहे वो करोड़ में जाए या बिलियन में जाए, किस में भी जाए, ठीक है, वो सबको क्या बोलेंगे मालूम है? वो सबको बोलेंगे क्या? हार्मोनिक्स। इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ, क्या बोलेंगे? हार्मोनिक्स। याद रखो, मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल करेंसी इज नोन एज अ हार्मोनिक्स। कुछ समझ में आया? अरे एन बोले तो 1 रुपी है। 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 3 तो 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया। हाँ अब मैं बोलता हूँ, या इसको बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलेंगे? करेंसी थी, फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या? जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आपने लाए गिटार, ठीक है, वो गिटार बोलते हैं ना, गिटार, वो जो ऐसा रहेगा, ऐसे लंबे डंडा और फिर वो नीचे गिटार रहेगा। एक ने लाया तानपुरा, ठीक है, और एक ने लाया कुछ अलग सी चीज़। हाँ वो ऐसा बजाते ना मोहब्बतें वाला, वो अलग अलग लाया। उसने हर एक ने अलग अलग चीज़ लाया। याद रखो, तानपुरे को एक बार डिंग करेंगे ना, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग रहेगी। वो तार डिपेंड करता है उसको कितना टाइट बांधे वगैरह वगैरह। फिर वो जो गिटार लाए हैं ना, गिटार, उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ अलग रहेगी। और फिर जो मोहब्बतें वाला, उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और रहेगी। कुछ समझ रहा है? हर इंस्ट्रूमेंट के एक बार छेड़ने पर जो फ्री वाइब्रेशंस पैदा करने का जो है वो टेंडेंसी अलग रहेगी। हर वायलिन बोलो या फिर गिटार बोलो, उन लोगों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है। समझ में आ रहा है? अगर एक ही इंस्ट्रूमेंट को पकड़कर अगर हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी को वो करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 हर्ट्ज़, 3 हर्ट्ज़, 4 हर्ट्ज़। समझ में आया? अरे समझा कि नहीं? मैं तो 1 2 3 कर गिन रहा हूँ, वो 50 हर्ट्ज़ हो सकता है, 40 हर्ट्ज़ हो सकता है, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पैसे के हिसाब से समझाया। तुम लोग को समझा? एक बार छेड़ने पर
ये जो वाइब्रेट करेगी कितने हर्ट्ज से, समझ लो मैं बोल रहा हूँ 50 हर्ट्ज, इसका मतलब एक सेकंड में ये 50 बार वो कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, वो उसकी फ्री फ्रिक्वेंसी हो गई या फ्री वाइब्रेशंस हो गए। समझ में आ रहा है? हर एक की फ्री वाइब्रेशन अलग रहेगी, डिपेंड उसको कितना टाइट रखे वगैरह वगैरह। समझ में आया? हो सकता है किसी के 20 हो रहा है, 3 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, तुम लोग को समझ में आ रहा है? तो वो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वैसा ही अगर 2 बार करे तो कितना, 3 बार करे तो कितना, ये बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एक बार करेंगे तो 50, दूसरी बार करेंगे तो 2 बार, ऐसा करेंगे तो 100, ऐसा ऐसा बढ़ते जाएगा। बोलो समझा? पहले वाले को छोड़कर या पूरे को भी पकड़ लो तो भी चलेगा। ये सबको क्या बोलेंगे? हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स फंडामेंटल का मल्टीप्लिकेशन है। हार्मोनिक्स क्या है? फंडामेंटल का ये है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा हूँ, आपके बुक में भी लिखा है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर बता सकता हूँ, पेज नंबर 141 राइट हैंड साइड, ये जो लंबा वाला पैराग्राफ है उसके अंदर ऑलमोस्ट बीचों बीच देखो, इट इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इट इज़ एन इंटीग्रल भूल गया ना मैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कुछ समझ में आया? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन है, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4। अरे समझा? यानी अगर कोई 50 हर्ट्ज से हो रहा है, हाँ, फ्री वाइब्रेशन, तो 2 बार करने पे कितना जाएगा? अब वो 75 नहीं जाएगा, उसका मल्टीपल, 50 का मल्टीपल, मतलब 100, 150, 200। समझ में आ गया तुम लोगों को? 50-50 बढ़ेगा। अगर कोई 3 हर्ट्ज कर रहा है तो कितना जाएगा? 3 का टेबल पढ़ लो। अब समझा? 3, 6, 9, 12, 15। समझ रहा है? उसको हार्मोनिक्स बोलेंगे। बोलो समझा? अब ओवरटोन्स को समझो ज़रा। ओवरटोन्स क्या है? हाँ, ध्यान से सुनो, जो मैं समझाने जा रहा हूँ ध्यान से सुनो। ओवरटोन को समझो, ध्यान से सुनो। मैंने 3 चीज़ खरीदा, ठीक है। एक खरीदा 20 रुपये का कुछ तो खरीदा, ठीक है। एक खरीदा 50 रुपये का कुछ तो खरीदा, और एक खरीदा 100 रुपये का कुछ खरीदा, एक खरीदा 500 रुपये का कुछ खरीदा, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनो, ये जो भी है ये भी तो मेरे हार्मोनिक्स है क्या? नहीं बोलो क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ दिस फंडामेंटल है क्या? नहीं। समझ में आया? मल्टीपल इंटीजर ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है क्या? नहीं समझ रहा आप? अबे अगर मैं इसको रुपीज़ के हिसाब से समझाया था, तो सपोज करो मैंने 20 रुपये की कोई चीज़ खरीदा, फिर कुछ देर के बाद 50 रुपये की कोई चीज़ खरीदा, फिर उसके बाद 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदा, और बाद में 500 रुपये की कोई चीज़ खरीदा। ये सब भी तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल्स है क्या? नहीं। टू मेक थिंग्स ईजी या सिंपल मैंने ये लिया हूँ, ध्यान से सुनो। ये सब को ओवरटोन्स बोलेंगे। मतलब क्या? हार्मोनिक्स अगर आप देखोगे आपको सीक्वेंस वाइज जाना पड़ेगा, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 5, ऐसा 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 जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ओवरटोन्स बोलते हो, ओवरटोन्स में क्या रहेगा? उसका मल्टीपल रहेगा। जैसे अभी देखो, मिसाल के तौर पे मैं आपसे 5 मिनट बात किया लेक्चर में, 5 मिनट मैंने जुम्मा की तकरीर, ठीक है, 5 मिनट बोला। बोलते बोलते मुझे पता है कभी कभी मैं ऐसा बोलता, ध्यान से सुनो, ये जो मेरी वाइब्रेशन है या ये जो मेरे बोलने का टोन है ये अलग है, और कभी कभी अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये टोन अलग है। ऐसे अलग अलग टोन्स आ रहे हैं मेरी बॉडी के। तो मेरे वोकल कॉर्ड्स जो है इनकी अपनी फ्री वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंसी अलग है। लेकिन इसमें से मैंने ये जो लाइन से है मैंने ये नहीं लिया, मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से कभी ये लिया कभी ये लिया, ये है ओवरटोन। बोले समझा? समझा कि नहीं समझा? अलग अलग कुछ भी ले रहे हम लोग। अरे समझा? तो याद रखो, ओवरटोन्स वो होते हैं जो हार्मोनिक्स में से रैंडमली कोई भी टोन उठाते हैं या कोई भी हर्ट से वाइब्रेट करते हैं, उसको बोलेंगे क्या? तुम लोग समझ गए? देखो, ये एक ट्विंग 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 ऐसा ऐसा अपन बहुत सारे बजा सकते हैं, लेकिन म्यूजिक के हिसाब से अब अपन कुछ भी बजा रहे हैं, टोन को ऊपर नीचे, हाई ऊपर, यानी हाई और हाँ वो जो भी है वो तुम लोग समझ गए ना। अरे उसी पैराग्राफ में नीचे से 6ठी लाइन देखो, 6ठी लाइन जरा देखो, जरा देखो, बट ऑल हार्मोनिक्स में नॉट बी प्रेजेंट इन द गिवन साउंड, द ओवरटोन्स आर ओनली दोज मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विच आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द गिवन साउंड। कुछ समझा?
अगर आपने कोई गाना सुने, उसके अंदर अलग अलग टोन से वो बजा रहा है गिटार, तो ज़रूरी नहीं कि आपने जो नंबर वाइज सुने हैं वैसा ही हो। आपके म्यूज़िक डायरेक्टर ने जैसा बोला आप वैसा बजा रहे हो, तो वो जो सिलेक्टेड है उसको ओवरटोन बोलेंगे। समझा? वो हाई पिच भी हो सकता है, लो पिच भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि खाली ज़ोर ज़ोर का ही बजेगा। समझ में आ गया? अब इसके बाद आता है 6.7.1 एंड करेक्शन। पहले बोलो इतना समझा? हाँ, अभी यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग है, इनफैक्ट यहाँ से बहुत सिंपल है, मैं ये बोलूँगा बहुत ज़्यादा सिंपल। पहला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन लिखो। मिनिमम फ्रीक्वेंसी with which an instrument can produce a sound is known as। देखो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, एकदम मिनिमम फ्रीक्वेंसी, समझ आया? with which an instrument can produce a sound। अरे वो तो लिखे थे अपने अंडरलाइन करके। द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज known as हार्मोनिक्स। एंड द लास्ट ओवरटोन्स। अब धूप में खेल के आएंगे तो क्या टोन ओवरटोन बोलते हैं ना। हाँ, ये स्टार्ट ओवरटोन। हाँ हाँ, लिखो those harmonics which are actually present in the given sound। those harmonics which are actually present in the given sound। समझ में आया? अलग अलग टोन हो सकते हो, ठीक है? ध्यान से सुनिए। वी आर अबाउट टू स्टार्ट विथ पेज नंबर 141 6.7.1। इसमें टॉपिक का नाम है एंड करेक्शन। इसका नाम क्या है? एंड यानी कि लास्ट, करेक्शन, ठीक है? अभी ज़रा देखिए इसका क्या मतलब होता है, इसको ज़रा समझते हैं। एंड करेक्शन मतलब क्या? देखो इसके अंदर आप लोगों को ये शायद प्रैक्टिकल भी कराते होंगे कि कराते हैं कि ज़रा ध्यान से देखो। ये एक ऐसा पाइप देंगे। अब देखो दो पाइप रहते हैं जिसका एक एंड बंद रहता है, एक एंड खुला रहता है, और फिर आप जो है ये ट्यूनिंग फोक होता है, ठीक है? सुनो, हाँ है, ताकि वाइब्रेशन पता चले। हाँ, मेरी बात सुनो। अब ये टिंग करके काले रबर पे मारते हो, कुछ मटेरियल होता है, हाँ, और उसको है ना यहाँ पर रखते हैं, तो वो वाइब्रेशन जो है अंदर के पार्टिकल्स को वो वाइब्रेट करवाता है। नो डाउट अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो याद रखो यहाँ पर जो है एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो वाइब्रेट करेंगे एज अ कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन। लेकिन याद रखो, प्लीज़ ये दिमाग में याद रखो कि आपको फॉर स्टडी पर्पस इसको कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन ना समझते हुए क्रिस्ट एंड ट्रफ के हिसाब से समझना है। ये प्रैक्टिकली ऐसा बोला जाता है। कुछ समझ में आया? अगर आप ट्यूनिंग फोक का ऐसा करते हो तो अंदर के जो वाइब्रेट होने वाले पार्टिकल्स है वो कौन से रहेंगे? एयर पार्टिकल्स। और ये एयर पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करेंगे? नेचुरली कैसे वो करेंगे? कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन। बोलो समझा? लेकिन हमको स्टडी पर्पस के लिए ये एज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो है क्रिस्ट और ट्रफ बनाते हुए जो है वाइब्रेट कर रहे हैं। इतना समझा? अब आपको जो है दो पाइप दिए जाते हैं, एक रहता है जिसके अंदर एक एंड खुला है और बंद है, और दूसरे इसमें दोनों एंड खुला है, ये भी देते हैं। अगर नहीं दिए होंगे तो ये आपके सिलेबस में तो दिया है फिलहाल, ठीक है? दोनों एंड ओपन रहेंगे। समझ में आया? केक ऐसा वो रहता है कांच के जैसा, उसमें पानी रहता है और एक लोखंड का, हाँ प्लास्टिक का, और अंदर वो जो है वो मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम जैसा कोई मटेरियल रहता है। कट 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 आवाज़ आती है, बराबर है? वैसा मार दे डुब कर। हाँ, अब ज़रा ध्यान से सुनिए, प्लीज़ ध्यान से सुनिए, ठीक है? आपके इसमें देखो ऑर्गन पाइप करके बोला है क्या? नहीं बोला है ना? ठीक है, ये दो पाइप दिया हुआ है। अब सर ध्यान से सुनिए, हाँ प्लीज़ ध्यान से सुनिए। अगर जब आप ऐसा करते हो, ठीक है,
कोई भी वाइब्रेशन बनने दो, याद रखो यहाँ पर जो है कभी भी क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा नोड, कभी भी याद रखना यहाँ पर क्या बनेगा, एंड जहाँ पर क्लोज्ड है वहाँ पर क्या बनेगा, नोड। अब याद रखो आपको पता है कि अगर इसके अंदर आपको स्टेशनरी वेव्स बनाने हैं तो स्टेशनरी वेव बनाने के लिए क्या कंडीशंस है, कंडीशन ये है कि दो वेव होनी चाहिए, कंडीशन ये है कि एक जाती और एक आती रहनी चाहिए, बराबर है, यानी कि है ना, और दोनों की फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड सेम होनी चाहिए। यही अपन ने पढ़े थे क्या नहीं पढ़े थे, बराबर है। हाँ, और हाँ लास्ट सुपर इम्पोज होना चाहिए, एक दूसरे में मर्ज हो जाना चाहिए, मतलब सुपर इम्पोज होना चाहिए। ये 4 क्राइटेरियाज होना चाहिए। तो याद रखो यहाँ पर ये क्राइटेरिया हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से ये गई, ठीक है, और टकरा कर वापस जाएंगी। समझ में आया? अब ज़रा ध्यान से सुनो, ये जो एंड है जहाँ पर पाइप का एक एंड बंद है, यहाँ पर हमेशा क्या बनेगा, नोड, और फ्री एंड जहाँ पर ये खुला है यहाँ पर क्या बनेगा, याद रखो एंटी नोड बनेगा। प्लीज़ ये याद रखो। अभी क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये खुली हुई जगह है, मतलब फ्री एंड है, और आपको पता है कि एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम जगह जो है फ्री एंड पे मिलेगी, इसलिए वहाँ पर कभी भी क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। समझ में आया? अरे समझा कि नहीं? अब दूसरी बात, ये दूसरा पाइप है, यहाँ पर भी हम लोग ट्यूनिंग फोक लेंगे, इसको मारेंगे और ये जो है ऐसा ड्विंग करके आवाज़ उसकी भेजेंगे। अब आप मुझे बोलो कि इसके अंदर क्या स्टेशनरी वेव्स बनेगा? आंसर है ये हुई ना बात, तो आंसर है यस। याद है आप लोगों को? देखो पहले मैं बता देता कि इसमें से क्यों स्टेशनरी वेव्स बनेंगी। देखो ज़रा ध्यान से सुनो, जब ये वेव जाएंगे, ठीक है, ये वेव्स जाएंगे, अब पहली बात, कहीं पर भी नोड नहीं बनेगा, यहाँ पर भी एंटी नोड क्योंकि फ्री एंड है, यहाँ पर भी एंटी नोड फ्री एंड है, इस वाला नोड कहीं बीच में ही बनने वाला है, ठीक है। लेकिन याद रखो ये आगे चला जाएगा, आगे चला जाएगा, मगर याद रखो यहाँ पर पार्टिकल्स को वाइब्रेट होने के लिए लिमिटेड जगह है, लिमिटेड जगह, और यहाँ पर खैर वाइब्रेशन तो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, एक्सपांडेड जगह है। तो इस वजह से इधर का मीडियम और इधर का मीडियम डिफर कर जा रहा है। इट इज़ एज गुड एज हम लोग ने मोटी रस्सी लिए थे और उसके साथ छोटी रस्सी बांधे थे, तो वाइब्रेशन दिए थे, तो क्या हो गया था, पतली रस्सी से गया था, मगर इसको हल्का सा ये आगे गया था और ये वापस आया था, याद है क्या नहीं? तो वैसा ही याद रखो, मीडियम के साइज के वजह से हल्का सा ये टकरा कर वापस आएगा, नो डाउट आगे जाएगा और ये डिमिनिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा है, तो वो वहाँ पर तो नहीं जा पाएगा, मतलब आगे निकल लेगा, लेकिन कुछ हिस्सा रिवर्ट हो जाएगा या रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, और तब बनेगा क्या, समझ में आया, स्टेशनरी वेव्स बनेगा। बोलो समझा? यहाँ पर भी एंटी नोड बनेगा, इस एंड पे क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा, और इस एंड पे क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। इतना आप लोगों को समझा? लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, एंड करेक्शन। एंड करेक्शन मतलब क्या, ज़रा ध्यान से सुनो। हाँ, जब कभी भी ध्यान से सुनो, जब कभी भी क्या हो जाता है कि जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली अलग रिजल्ट आ रहा था, और जब हम लोग थेरोटिकली पढ़ रहे थे तो हम लोगों को अलग रिजल्ट आ रहा था। ऐसा मैंने साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किए। वो क्यों? क्योंकि उन लोग जो है हाइट यानी कि लेंथ जो इतनी ही ले रहे थे, इस एंड से इस एंड, लेकिन उन लोग भूल गए कि यार ये फ्री एंड है, और फ्री एंड में क्या हो जाता था कि वाइब्रेशंस जो है एंटीनोड बनाती थी, और कुछ हिस्सा इधर भी बाहर निकल जाता था। समझ में आ रहा है? कुछ हिस्सा इधर भी बाहर निकल जाता था, जिस वजह से कैलकुलेशन में इतना हिस्सा वो नहीं कंसिडर करते थे। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उन लोग खाली इतना हिस्सा लेते थे एज अ लेंथ, बोलो समझा, या एज अ एल, कैपिटल एल, ये एक लेंथ ले लो, चलो ये लेंथ। तो अब इन लोगों ने क्या किए, जब प्रैक्टिकली देखे तो इन लोगों का रिजल्ट कुछ और आ रहा है, थ्योरेटिकली देखा जा रहा है कि डायग्रामेटिकली तो अलग रिजल्ट आना चाहिए, तो इन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि भाई हमको एंड का जो करेक्शन है उसको भी ऐड करना पड़ेगा। ये करेक्शन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये पाइप को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। क्यों? ताकि थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों के नंबर्स जो है मैच हो सके। तो याद रखो यहाँ पर क्या किया जाएगा, इस पाइप के लिए एक जगह जो बंद है और एक जगह जो खुली है, उस जगह पर लेंथ विल बी कंसिडर एज द एल। एल मतलब क्या, इस एंड से इस एंड का प्लस ई बोले तो क्या,
एरर, यानी एंड वाला, सॉरी एंड वाला जो एरर है उसको इंक्लूड किया जाएगा। बोलो समझा। और वो पाइप जहाँ पर दोनों एंड खुले हैं उधर पे क्या लगे है, L इज इक्वल टू 2E, अरे L इज इक्वल टू L प्लस 2E ऐसा लेने का था, सॉरी। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि एक इधर भी जा रहा है, एक इधर भी जा रहा है, समझ में आ गया। और इसके लिए इन लोगों ने जो E का जो है ना फॉर्मूला भी दिए। E मतलब क्या, E इज इक्वल टू 3D, 0.3D। देखो यहाँ पर बुक में दिया है, पेज नंबर 142, आपकी बुक में पेज नंबर 142 E, पहले पैराग्राफ में देखो नीचे से 3 लाइन, 0.3D, where D is a diameter of a pipe, जहाँ से आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। इतना समझा? तो देखो ये एंड करेक्शन समझ गया आप लोगों को, ठीक है। इसके अंदर कौन से पाइप लिए गए, 2 पाइप लिए गए हैं, एक में दोनों एंड खुले हैं और दूसरे में एक एंड बंद है और एक एंड खुला है। समझ में आया? एंड पे जहाँ पर बंद है वहाँ पर हमेशा जो वेव से उसका क्या बनेगा, नोड बनेगा, और ओपन एंड में क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा, ठीक है। और जब वाइब्रेशन करते थे एक्सपेरिमेंटली कुछ अलग रिजल्ट आता था, प्रैक्टिकली कुछ अलग रिजल्ट आता था। रियलाइज़ किए कि हम लोग जो है ऊपर का जो एंड पार्ट है उसको नहीं कंसिडर कर रहे, हालांकि वो एरर में गिना जाना चाहिए, लेकिन उसको एरर को भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो टोटल लेंथ ऑफ द पाइप प्लस जो भी एंड था वो फ्री एंड, उसके अंदर का इतना हिस्सा हम लोग ऐड करेंगे। E का वैल्यू क्या दिया गया है, E इज इक्वल टू 0.3D, वेयर D इज अ डायमीटर ऑफ द पाइप। और बोथ एंड के लिए क्या करना पड़ेगा, लेंथ के साथ 2E को ऐड करना पड़ेगा, सिंपल। बोलो समझा? समझ में आया? और इसके अंदर भी याद रखो स्टेशनरी वेव्स बन रहे हैं, हालांकि वेव्स आगे चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एग्जांपल क्या दिया था, वो जो पतली रस्सी मोटी रस्सी, पतली रस्सी में वाइब्रेशन अगर करेंगे तो मोटी रस्सी में वाइब्रेशन उतना गहरा नहीं जाएगा, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से टकरा के वापस आएगा। वैसा ही यहाँ पर मीडियम कम है डायमीटर के हिसाब से, यहाँ डायमीटर के हिसाब से मीडियम ज़्यादा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये टकरा कर वापस आएगा और देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। बोलो समझा? समझ में आ गया, ठीक है। तो ये एंड करेक्शन हो गया। नाउ वी विल बी मूविंग टू 6.7.2, पेज नंबर 142 लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अभी ज़रा देखो लास्ट वाला पार्ट, ओके स्टार्ट। 6.7.2 वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। हम लोग अभी जो थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया था उसके मुताबिक बात कर रहे हैं कि हम लोग उस स्टार्ट ये पाइप की बात कर रहे हैं जिसका एक एंड जो है ये ऊपर एक वो जोड़े, एक ऊपर एक नीचे भी ये अब ठीक है ना रे, हल्का सा ठीक है, ठीक है। अभी देखो हम ये पाइप के बारे में देख रहे हैं कि इसमें क्या कैलकुलेशंस हो सकते हैं। एकदम सिंपल है, हार्डली 15 मिनट लगेंगे, ठीक है, हो जाएगा फिर, ठीक है। अभी देखो क्या किए हम लोगों ने, ये ट्यूनिंग फोक लिए या फोक लिए और इसको टिंग करके वो ऐसा कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है ज़रा ध्यान से सुनो। एक मोड मतलब क्या, देयर शुड बी फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन नोड। ट्यूनिंग फोक लेंगे और उसमें वाइब्रेशन उतना ही भेजेंगे कि सिर्फ एक नोड बने। सिर्फ कितनी बने, इस पाइप में एक नोड बने, उसको बोलते हैं फर्स्ट मोड। यानी फर्स्ट मोड तो 1 नोड, सेकेंड मोड 2 नोड, थर्ड मोड 3 नोड। अब समझा पाइप के अंदर, समझ में आया? अब बोलो नोड कहाँ बनता है नॉर्मली, पाइप के अंदर जो बनता है वो एंड पे बनता है। इसका मतलब यहाँ पर जो वेव बनेगी वो समवॉट, जाने दो भाई पेंसिल बन गई, समवॉट ऐसी बनेगी। आपकी बुक में बेहतरीन बनाया है, ज़रा देख लो प्लीज़। राजा के गले में हाथ, देखो वैसा बनाया है, पेज नंबर, हाँ अच्छा तुमने ये नहीं पढ़े क्या? हाँ देखो यहाँ पर 142 लेफ्ट हैंड साइड लास्ट की 2 लाइन यहाँ पर लिखा है। और देखो
इस एंड पर नोड क्यों बना, इस एंड पर नोड क्यों बना, उसका रीज़न सेकेंड लास्ट पैराग्राफ की पहली लाइन में दिया हुआ है। वो क्या है, एट द क्लोज एंड देयर इज लीस्ट फ्रीडम फॉर मोशन ऑफ एयर पार्टिकल, दस देयर मस्ट बी नोड एट द क्लोज एंड। प्लीज़ ये गिव रीज़न में भी पूछा जा सके, वो आपको याद रखना है। सब आपको मिला, हाँ समझ में आ गया। तो वहाँ पर नोड क्यों बनता है। और वो जो फर्स्ट मोड है ना, फर्स्ट मोड मतलब क्या, एक नोड पैदा होना चाहिए किसके अंदर, क्लोज्ड पाइप के अंदर, एक एंड क्लोज्ड है। समझ में आया। तो देखो ये हो गया, हाँ वो मान ऐसा टिंग हल्का सा मार के हटा देंगे, मेरे को नहीं माना, ठीक है। खाली ऐसा समझो, इतना समझा कि मेरे को नहीं माना, ठीक है, इतना समझा। अब जरा आगे चलते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, हम लोगों ने कुछ मतलब लेक्चर्स पहले हम लोगों ने पढ़े थे कि लैम्डा किसको बोलेंगे, इसको लैम्डा बोलेंगे, इसको लैम्डा बोलेंगे, और इसको फिर क्या बोलेंगे, लैम्डा बाय 2 बोलेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, तो याद रखो ये क्या दिख रहा है आपको, लैम्डा बाय 4 दिख रहा है कि नहीं। अरे बाबा ये देखो, ये अगर कंप्लीट होगा, देखो ये कैसा है मालूम है, ये ऐसा, इसको देखो ये ऐसा होगा कि नहीं, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ, एक ही नोड बना है और एंटी नोड बना है। तो ये क्या हो गया, लैम्डा बाय 4 हुआ कि नहीं। अरे समझा कि नहीं, अरे हुआ कि नहीं, लैम्डा बाय 4 हुआ कि नहीं, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से सुनो, इसको कैसा करेंगे। हाँ अब इसकी फ्रीक्वेंसी तो याद रखो, इसकी फ्रीक्वेंसी भी हम लोगों को निकालना है। तो याद रखो, यहाँ पर जरा ध्यान दो तो याद रखो L इज इक्वल टू वॉट, लैम्डा बाय 4। मैं L1 भी ले सकता हूँ और लैम्डा 1 भी ले सकता हूँ, क्यों, क्योंकि फर्स्ट मोड है, फर्स्ट मोड है तो ज़िंदगी का मोड। तो ये कितना आएगा, लैम्डा बाय 4, इतना समझा। अब हम लोगों को इसकी फ्रीक्वेंसी अगर निकालना है, या कैसा ही N इज इक्वल टू, सॉरी V इज इक्वल टू, अभी आप बोलो इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना, तो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड हमारे पास फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू N लैम्डा। अब हमारे पास अभी देखो लैम्डा की अगर हम लोग को वैल्यू डालना है तो हम लोग क्या, वाह वेरी गुड, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इनको खाली यही तो मज़ा आता है, खाली मज़ा समझ, मैथ्स वाले इनके अंदर जाना चाहती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा N1 और ये क्या आ जाएगा 4L, बोलो ये सही है कि नहीं, हाँ सही है सर। अब हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालना, तो इसको यहाँ फेंकना पड़ेगा। तो N1 इज इक्वल टू V बाय 4L1, बोलो समझा। इसको बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और इसको फर्स्ट फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। इसको क्या क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और इट कुड आल्सो बी कॉल्ड एज अ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। बोलो इतना समझा, ओके स्टार्ट। अभी सेकेंड मोड, अभी हम लोग देखेंगे क्या, सेकेंड मोड। देखो अभी इसके अंदर क्या रहेगा, एकदम इजी। इसके अंदर ये जो है ये जो पाइप है, ठीक है, इसके अंदर देखो क्या हो जाएगा, हम लोग जब वाइब्रेशन क्रिएट करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोक। अभी क्या हो जा रहा है, सेकेंड मोड है, याद रखो सेकेंड मोड है। सेकेंड मोड मतलब क्या, 2 नोट्स। आप अपने को ये पता है कि एक नोट तो कंफर्म यहाँ आने वाला है, इसका मतलब दूसरा नोड यहाँ कहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो एंटी नोड आता है। तो एक ऐसा कुछ बनेगा और एक जो है ऐसा कुछ बनेगा, समझ में आया पकड़ ठीक है, ये ऐसा बन गया। बोलो इतना समझा, कुछ देखो अब यहाँ देखो इतनी की हाइट कितनी है, लैम्डा बाय 4, और इतनी की हाइट क्या है, लैम्डा बाय 2। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, जरा देखो, लेंथ विल बी व्हाट, L लिख देता हूँ मैं, हाँ L2। इसकी क्या रहेगी, लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 2। अगर हम लोग इसको ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा अपॉन 8, बराबर है। इसके बाद क्या हो जाएगा, 6 लैम्डा बाय 8, ठीक है। 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, इसका मतलब क्या हो जा रहा है, 3 लैम्डा बाय 4।
ये हम लोगों को मिला क्या, L2, क्यों, पहला L1 ले चुके। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये है। अभी देखो क्या करना है हम लोग को, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास यहाँ पर L है, यहाँ पर L नहीं है, लैम्डा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये कौन से पेज पर है, अचानक में पूछी इसने, पेज नंबर 142, राइट हैंड साइड वाला जो है वो इक्वेशन है। अब देखो क्या हो जा रहा है, तो हम लोग इसको कैसा लिखेंगे, ये 2 लिख दो। तो ये कैसा लिखेंगे वाले में, 4L2, ठीक है, बाय 3 इज इक्वल टू वॉट, लैम्डा 2। इतना समझा। तो लैम्डा 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, N2 और इसको लैम्डा 2 कंसिडर करो। तो V इज इक्वल टू N2 और ये लैम्डा बाई 2 जो है, सॉरी ये लैम्डा 2 जो है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 4L। ये आ गया। अब जरा ध्यान से सुनिए, अरे मैंने पहला वाला मिटा दिया। अब ध्यान से सुनिए, पहले वाली की जो वैल्यू थी हमारे पास मिली थी, N1 की वैल्यू क्या मिली थी हम लोगों को, याद रखो, N1 इज इक्वल टू V अपॉन 4L1, हम लोग को ये मिला था। अरे बराबर है कि नहीं। अब फ्रीक्वेंसी लेना है तो क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखो, V अपॉन, ठीक है, ये 3V है, बराबर है, अपॉन 4L2 इज इक्वल टू N2, ये है। अब देखो V अपॉन 4L, 1 2 छोड़ दो, ठीक है। ये अगर हम लोग ये देखते हैं तो क्या हो जाएगा, बोलो, हमारे पास N2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स N1। देखो हम लोग को ये मिला, यानी कि ये थर्ड हार्मोनिक्स है। ये क्या है, सेकेंड मोड पे थर्ड हार्मोनिक मिलेगा हम लोगों को। बुक में देख लो, बुक में देख लो, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, दिस फ्रीक्वेंसी इज अ थर्ड हार्मोनिक, लास्ट पैराग्राफ। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, जरा ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फिर क्या करेंगे, 3 को इधर फेंकेंगे तो बन जाएगा 3V, 4L2 को नीचे ले लेंगे, बन जाएगा N2। लेकिन हमारा पहले इक्वेशन में हमको क्या मिला था, V अपॉन 4L, 1 2 वो छोड़ दो, V अपॉन 4L ये मिला था। तो देखो V अपॉन 4L मिल रहा है क्या, नहीं। तो हम लोग इसकी जगह पे इसको ले लेंगे क्या, N1। आगे कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, 3। याद है मैंने तुम लोगों को बोला था 1 रुपया N इज इक्वल टू, सॉरी, N मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 रुपीज़। मैंने बोला था कि नहीं भाई, ये बोला था कि नहीं, याद है कि नहीं। तो ये थर्ड हार्मोनिक था, इसीलिए ये थर्ड हार्मोनिक है। रुपया जब समझा रहा था तब मैंने बोला था कि जितने इसके साथ मल्टीप्लाई होगा उतना रुपया बनेगा, यानी कि हम लोग फ्रीक्वेंसी उतना बना सकते हैं। तो वो अपनी हार्मोनिक है, तो ये थर्ड हार्मोनिक बनी। समझा कि नहीं समझा। शुरू करते हैं, थर्ड मोड स्टार्ट। अभी देखिए थर्ड मोड, इसके अंदर देखो क्या है, आपको मतलब मेरे फैमिली मेम्बर्स अगर गलती से मेरा वीडियो देखें तो बोलेंगे तू किसको पढ़ा रहा था, सब तो बात कर रहे पीछे। पूरा गाना गाओ। अरे अरे चुप बाबा, तू मेरा सदमे में ही रहो, चलेगा, तुम हंसाओ मत। ए चुड़े, ए जेबा को गुस्सा आ रहा है। स्टार्ट। थर्ड मोड। तो कितने नोट बनेंगे, 3 नोट बनेंगे। एक नोट तो कंफर्म यहाँ बनेगा, एक, और 2 यहाँ कहीं आसपास बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो लाजमी है कि एंटी नोड ही बनेगा, ठीक है। अब ये गरीबी वाला बन रहा है, हाँ वो अपने बोलते। अभी ध्यान से सुनो, अरे क्षेत्रकारी लोग हम लोग ऐसे ही करते हैं। अच्छा जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको क्या बोलेंगे, लैम्डा बोलेंगे। क्यों, क्योंकि एक कंप्लीट लूप मतलब 2 हो रहा है ना क्रिस्टल का, और इसको क्या बोलेंगे, लैम्डा बाय 4।
तो यहाँ पर एल क्या आ जाएगा? अरे उसको ई नहीं लिखे अपने, उसका ई नहीं लिखे, नहीं लिखे, पहले वाले मिलके थे ना। नहीं वो है ठीक है, तो याद रखो। स्टार्ट। लैम्डा प्लस प्लस 5 लैम्डा सब लूट चले गए, तो देखो क्या हो जाएगा। देखिए इसके लिए मैं ये करता हूँ, समझ में आया? ये ठीक है। ठीक है, अब ये आ गया। तो ये हो गया एल के बारे में, यानी स्मॉल एल है, सॉरी स्मॉल एल है। हाँ 3 डाल देंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, फिर सारी चीज़ें मैं बर्बाद कर देता। अभी एन सॉरी वी इज इक्वल टू एन लैम्डा। अरे हाँ, लैम्डा की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ओफ, कोई बात नहीं, ऐसे आ गया बट। हाँ चलो, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अभी उसको लैम्डा करना है, तो लैम्डा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4L3 अपॉन 5 इज इक्वल टू लैम्डा 3। थोड़ा इतना समझाइए, लैम्डा 3 ले लेंगे हम लोग थर्ड मोड के लिए। हाँ ऊपर भी ले लो, हाँ तुम लोग। अभी क्या हो जाता है ज़रा ध्यान दीजिए। अभी हम लोगों को क्या करना है? फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास है v इज इक्वल टू एन लैम्डा। हम लोग लैम्डा की जगह पर ये वैल्यू डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू एन 4L3 इन सॉरी अपॉन 5। ठीक है, अब इसको हम लोग को ढूंढना है, तो इसको इधर लेके जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 5v अपॉन 4L3 इज इक्वल टू n। इतना हो गया। इतना हिस्सा जो है हम लोगों को 1 के जैसा दिख रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे? n, ये क्या n3 है, तो याद रखो n3 इज इक्वल टू 5 इंटू n1। बोलो समझा? तो यानी कि यहाँ पर भी, यहाँ पर कौन सा है? 5th हार्मोनिक। यहाँ पर कौन सा है? 5th हार्मोनिक है। और अब इससे एक बात साबित हो रही है। क्या साबित हो रही है? कि अगर ऐसा, हाँ ऐसा पाइप जिसमें एक एंड खुला है और एक एंड बंद है, और उसके अंदर अगर हम लोग वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, तो ये वाइब्रेशंस के जो हार्मोनिक्स होते हैं वो हमेशा ऑड होते हैं। और पहले वाले में 1 था, दूसरे वाले में 3 था, और तीसरे वाले में 5 है। ऐसा अगर आप और करते जाएंगे तो ये ऑड आएगा, 7 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये सारी चीज़ें आएगी। इतना समझा आप लोगों को? ठीक है। और इसके अंदर अभी ज़रा ध्यान से देखिए, यानी कि 5th हार्मोनिक हो गया, और इसके अंदर बोला है कि PH यानी TH करके डाला। देखो पेज नंबर 143 लेफ्ट हैंड साइड, ये बोल रहा है कि अगर हम लोग को एन पी वाला अगर देखना है, तो ये फॉर्मूला है बाय डिफ़ॉल्ट। उसने बोला है 2p + 1 × n, ये इसने बोला है, जो आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब समझ में आया? इसका नंबर कुछ दिया नहीं है। ओ शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना समझ गया आप लोगों को? ठीक है, तो याद रखो लास्ट की लाइन आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 10 फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड ओनली, ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट एंड इवन हार्मोनिक्स आर एब्सेंट। समझ में आया आप लोगों को? विद दिस आई एंड अप विथ माई टूडेज लेक्चर। थैंक यू।